चैनलों का, अखबारों के नुमाइंदों का, करस्पॉन्डेंट्स का, एडिटर्स का, तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि वो हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारी दरख्वास्त पर, हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। आप हजरात के शुक्रिया और स्वागत के बाद में मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। भाई साहब जनाब एक मिनट ज़रा, एक मिनट नहीं, ज़रा थोड़ा सा आसानी से। 2023 जून के अंदर लगभग 1.25 साल पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। ये सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि NIOS का सेंटर भी है। स्किल डेवलपमेंट की तालीम यहाँ बच्चों को दी जाती है और गरीब और नादार बच्चों को तालीम देना ये उसका बुनियादी मकसद है। बहुत सारी हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमारा रिकॉग्निशन है। यहाँ से बच्चे तालीम मुकम्मल करने के बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अपनी चॉइस के मुताबिक जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 सितंबर 2024 को माननीय डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने BJP कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जो कि या तो बेबुनियाद हैं या कोर्ट मैटर से मुताल्लिक़ हैं। इसी के क्लैरिफिकेशन के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। चूँकि इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं उनकी बाबत अलग अलग अदालतों में मुकदमात हैं, इसलिए उनका जवाब देना एडवोकेट के ज़रिए देना वाजिब होगा। इसमें हमारे लीगल एडवाइज़र मेरे बाएं हाथ को एडवोकेट MA खान साहब हैं और मेरे राइट में मोहम्मद फ़ारूक जिंदरान हैं और उनके राइट में अकबर ख़ान हैं। अब मैं एडवोकेट MA खान साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो इन इल्ज़ामात के बारे में सिलसिलेवार आपको जानकारी दें। नहीं, ज़रूरत नहीं, अब आ गए। 30 सितंबर माननीय करोड़ी लाल मीणा जी ने BJP कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे और वेग एलिगेशंस लगाए हैं, जिसका मैं पॉइंट वाइज हर एलिगेशन का जवाब आपको देना चाहता हूँ। पहला एलिगेशन तो उन्होंने ये लगाया कि वफ़ की जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी फजलुर रहीम साहब बेच रहे हैं। ये इल्ज़ाम सरासर झूठा और बेबुनियाद है। जामिया हिदायत की वक्फ प्रॉपर्टी, जामिया हिदायत वक्फ सन 1972 में फजलुर रहीम के फादर ने क्रिएट किया था रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, जो कि सब रजिस्ट्रार जयपुर सिटी में 11/12/1972 को रजिस्टर कराया गया था, जिसमें वो खुद मुतवल्ली थे। उनके साथ उनके 2 बेटे फजलुर रहीम और अताउर रहीम साहब मुतवल्ली थे। तब से फजलुर रहीम साहब उसके फाउंडर मुतवल्ली हैं। उसके बाद में मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया हिदायत के लिए मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ परचेज करी और उन सभी प्रॉपर्टीज़ का वक्फ बोर्ड में धारा 26 और धारा 37 में इंदराज करवाया। और इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर इनके भाई जियाउर रहीम, नदीम रहीम और रिजवान, फहद रहीम, शकील, ये फर्जी इकरारनामे करके प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बाबत और इस पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर हमने FIR जयसिंहपुरा खोर थाना में इन सभी के खिलाफ दर्ज करा रखी है, जिसकी कॉपीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। आप लोग चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे, बल्कि फोल्डर में है,
बाकी फोल्डर में भी आपको प्रोवाइड की गई हैं। फजलुर रहीम साहब ने कोई भी इकरारनामा, कोई भी सेल डीड या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी दस्तावेज किसी भी वक्त प्रॉपर्टी के बेचान बाबत एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो करोड़ी लाल जी मीणा का ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद और अनफाउंडेड है कि इन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी बेच दी। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो वो पेश करें ओपनली। हम पेश कर रहे हैं। हमने जिन जिन लोगों ने फर्जी इकरारनामे करे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जो ट्रेस पास कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो वक्त प्रॉपर्टी से मुतालिक हमने एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पब्लिक नोटिस भी अखबार में जारी पब्लिश करवाए हैं, जिसमें आम पब्लिक को नोटिस दिया है कि कोई भी आदमी जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी किसी से भी परचेज नहीं है, कोई भी परचेज नहीं करे। कोई भी आदमी इंक्लूडिंग खुद फजलुर रहीम साहब भी जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। तो पब्लिक को हमने कॉशन किया है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। ये टाइम टू टाइम हमने बहुत सारे अखबारों में पब्लिश कराते रहे। और तो ये कि वक्फ की ज़मीन ने बेची जा सकती और है। दूसरा मैं आपको कानूनी एतबार से बताऊं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक बार वक्फ कर दी जाती है तो उसका किसी भी तरह से बेचान नहीं किया जा सकता। ये धारा 51A वक्फ एक्ट के अंदर वॉइड ट्रांजैक्शन होता है। वॉइड ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी लिखा पढ़ी कर लो आप, वो कागज जीरो वैल्यू है, उसकी वॉइड है। वो वॉइड एब इनिशियो होता है। तो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बेची जा सकती है, उसका ट्रांजैक्शन जीरो होता है। तो पहला एलिगेशन जो माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने लगाया है कि वक्फ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ट्रेस पास करा रहे हैं, ये टोटल बेबुनियाद है। हम तो उल्टे वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं और कोर्ट में केस भी कर रहे हैं। इन वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वक्फ ट्रिब्यूनल में अभी केस पेंडिंग है, इसलिए इससे ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकते। अब माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि 1400 बीघा मंदिर माफी की जमीन इन्होंने बेच दी। ये टोटल झूठा एलिगेशन है। मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया के लिए करीब 20-25 बीघा ज़मीन मानपुर सड़वा में परचेज की है। मानपुर सड़वा में जो ज़मीन है, आपको मालूम है एग्रीकल्चर लैंड का रिकॉर्ड जमाबंदी में होता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है उसको। जमाबंदी में जो रिकॉर्डेड खातेदार है, जमाबंदी में जो रिकॉर्डेड खातेदार है, उससे रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए इन्होंने 20-25 बीघा ज़मीन खरीदी है। उसके बाद उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में नामांतरण करवा के जामिया के नाम दर्ज कराइए, जिसकी सेल डीड और नामांतरण के कागज हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है। जमाबंदी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सेल डीड सब सारी मौजूद है। ये 1400 बीघा का फिगर मंदिर माफी की जमीन का टोटल फेक है, झूठा है। और इसके बारे में भी एडिशनल कलेक्टर नंबर 2 के यहाँ रेफरेंस पेंडिंग है, जो केस चल रहा है। मंदिर माफी की जमीन के लिए मैं आपको कानूनी स्थिति एक बार बता दूं। 1952 में राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 आया था। उसमें जो भी जागीरदार थे उस वक्त, उनकी सबकी जागीरदारी खत्म करके गवर्नमेंट ने वो सारी ज़मीनें एक्वायर कर ली थी। सिर्फ उन ज़मीनों पर जो काश्तकार खेती कर रहे थे उनको खातेदारी राइट्स दिए गए थे, और उन खातेदारी राइट्स जिनको मिले थे उनको बेचने का अधिकार था उस प्रॉपर्टी का। उन खातेदारों से आगे ज़मीन खरीदी है, उसका मंदिर माफ़ी से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर माफ़ी की ज़मीन तो 1952 के एक्ट के तहत
गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। इसलिए माननीय करोड़ी लाल जी का ये एलिगेशन के मंदिर माफी की जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ये टोटल फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या सर आप उनको एक मुकदमा एक करेंगे? एक मिनट एक मिनट। आप लोग क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद में फर्दर करोड़ी लाल जी मीणा ने एलिगेशन लगाए कि 1400 बीघा जमीन पर फजलुर रहीम साहब ने बूचड़ खाने खोल दिए, मस्जिदें बना दी, ये कर दिए, मुसलमानों को बसा दिए। ये टोटल झूठा एलिगेशन है। लालवास और आमेर तहसील में 1400 बीघा जमीन थी। आज़ादी के बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बनी, उस वक्त ये 1400 बीघा जमीन उस वक्त ये राज दरबार, जयपुर राज दरबार की मिल्कियत थी। इस 1400 बीघा जमीन में से 152 बीघा जमीन जामिया हिदायत ने उस जमीन के जो पट्टेदार थे, राजा ने जिनको पट्टे दिए थे, उन पट्टेदारों से 152 बीघा, सिर्फ 152 बीघा जमीन खरीदी थी। उस 1400 बीघा जमीन को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने गलत गैरकानूनी तरीके से सीआरपीएफ को और राजस्थान पुलिस को अलॉट कर दी थी। 1400 बीघा जमीन जून 1990 में, जिसके खिलाफ हमने राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया था और राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पेशल अपील रिट 500/2009 में हमारी अपील मंजूर करके जामिया हिदायत को 152 बीघा जमीन का मालिक माना था। इस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट और सीआरपीएफ, जेडीए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रखी है। उस एसएलपी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। हमारी जो 152 बीघा जमीन है वो आज भी ओपन लैंड है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। बाकी की 1250 बीघा जमीन है, उसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ 152 बीघा जमीन के मालिक हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में हमने उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया। वो आज भी लैंड ओपन लैंड है, उस पर कोई भूचड़खाना, मस्जिद वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं है। इन्होंने बेबुनियाद झूठे एलिगेशन लगाए। ये कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट की डबल बेंच का, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला है। 500/2009 डीबी सिविल स्पेशल अपील रिट, और इस फैसले की तारीख है 11 जनवरी 2010। तो ये जो 1400 बीघा का एलिगेशन है टोटल फॉल्स है। 14 में से तो हमारी तो 152 ही है और उस 152 पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब 1400 बीघा से जो बची हुई लैंड है 1250 बीघा, उसमें कौन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसके लिए हम आंसरेबल नहीं है। ठीक है सर। अब आ जाइए, माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने एक वीडियो दिखाया था कि साहब मौलाना फजलुर रहीम साहब मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे हैं कि हम इसमें मुस्लिम आबादी बनाएंगे, ये बनाएंगे। वो वीडियो फजलुर रहीम साहब का नहीं है, बल्कि एक जियाउर रहीम साहब का है, जो बदकिस्मती से रिश्ते के इनके भाई हैं, लेकिन उसके गलत काम के लिए हम आंसरेबल नहीं हैं। उसने ये बेहुदा और वाहियात स्टेटमेंट उस वीडियो में दिया है, जो करोड़ी लाल जी मीणा ने जानबूझकर उसमें इनका नाम लिया है। क्यों? क्योंकि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं और वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए विरोध कर रहे हैं। उसमें जो गैरकानूनी प्रोविजन है उनको अपोज कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल मोटो के तहत उन्होंने ये जानबूझ के फैब्रिकेट किया। अगर वो गलत वीडियो है तो वो जियाउर रहीम का है, न कि फजलुर रहीम जी का। आगे उन्होंने फिर एक बहुत हल्का बेहुदा बचकाना स्टेटमेंट दिया है कि मानपुर सड़वा में
एक नया पाकिस्तान बनाया जा रहा है। ये शर्मनाक स्टेटमेंट है। इंडिया की सारी टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी है। इंडिया के किसी भी पार्ट को पाकिस्तान बताना देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। अभी मैं आपको इसी बारे में उदाहरण देता हूं। कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एक मुस्लिम लोकेलिटी को पाकिस्तान कह के एड्रेस किया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने 25 सितंबर को उन जज साहब को बुला के कंडेम्ड किया, उनसे रिटन में एपोलॉजी ली और अपने फैसले में उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी बयान है। आप कैसे इंडिया के किसी पार्ट को पाकिस्तान बता सकते हो? ये निहायत बेहुदा राष्ट्रद्रोही एक्ट है जो उन्होंने बिल्कुल कैजुअल मैनर में और गलत तरीके से कहा है। इसके अलावा उन्होंने एलिगेशन लगाए कि ये जामिया हिदायत ट्रस्ट और मौलाना अब्दुल रहमान एजुकेशनल ट्रस्ट खाड़ी और विदेशी से हजारों करोड़ सालाना चंदा ला रहे हैं, FCRA का वॉयलेशन कर रहे हैं। विदेश से किसी भी संस्था को कोई भी चंदा आता है तो उसके लिए उस संस्था को होम मिनिस्ट्री में FCRA डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाना पड़ता है। जो भी चंदा आता है उसकी पूरी डिटेल वहाँ सबमिट करनी पड़ती है। हमने मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट और जामिया हिदायत ट्रस्ट का पिछले सालों में जो भी चंदा आया उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री में पूरा अकाउंट्स दिया है और पिछले 4 सालों में एक भी रुपया फॉरेन डोनेशन के तौर पर किसी भी कंट्री से नहीं आया है। ये बात समझ से बाहर है कि एक राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री बिना तथ्यों को वेरीफाई करे मन मर्जी आए जो स्टेटमेंट दे दे। वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके अलावा उन्होंने एक आरोप लगाया, बॉम्बे में आदिवासियों की जमीन बेच दी। बॉम्बे में आदिवासियों की ज़मीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना वो हमारे वक्फ से रिलेटेड है, ना हमारे किसी फ्रेंड से रिलेटेड है। और फिर बॉम्बे में किसी ने कोई आदिवासी ज़मीन बेच दी, उसके क्या पर्टिकुलर्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, किसको बेच दी, कैसे बेच दी, हवा में जो मर्जी आया एलिगेशन लगा दिया। अगर आप ये कहते हो बॉम्बे में आदिवासी की ज़मीन बेच दी तो आप उसके बेचान के डॉक्यूमेंट्स पेश करो, कौन सी प्रॉपर्टी है वो पेश करो। हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं आदिवासियों की से रिलेटेड, ना हमने बेची। ये बिल्कुल बेसलेस और झूठा एलिगेशन है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये साहब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, अशोक गहलोत से मिल रहे हैं, स्टॉलिन से मिल रहे हैं, कई नेताओं के नाम लिए। बेशक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी होने के नाते वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो भी ऑब्जेक्शनेबल प्रोविजंस हैं उनको हमारे नेताओं को बताना आवश्यक है ताकि वो पार्लियामेंट में उस एक्ट के ऊपर, बिल के ऊपर डिबेट कर सकें। इसलिए उनको सही स्थिति बताना जरूरी है। आपको भी सही स्थिति इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप पब्लिक डोमेन में उस चीज को रखो, सही चीज आवे। वो ये कहते हैं मोदी जी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये बेवजह गलत एलिगेशन है। हम तो जो विरोधी कांग्रेसी नहीं बीजेपी वालों से भी मिल रहे हैं। आपको के इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उस कमेटी के चेयरपर्सन है जगदम्बिका पाल जो बीजेपी के एमपी हैं। उन्होंने भी फजलुर रहीम साहब को इनवाइट किया इस बिल को डिस्कस करने के लिए। ये उनके साथ फोटो है। एक मिनट दिखा दिए, एक मिनट। हाँ सब तरफ दिखा दूंगा, डोंट वरी। जी
उनका कहना है मुस्लिम्स को भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे साहब, मोदी जी के विरोध में ये जगदम्बा पाल जी भी हैं क्या? ये तो बीजेपी के एमपी हैं, जेपीसी के मेंबर हैं, चेयरपर्सन है जेपीसी के। तो हम हर पार्लियामेंटेरियन को बता रहे हैं कि वक्त जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है इसमें क्या खामियां हैं, और ताकि वो लोग पार्लियामेंट में उस पर डिबेट कर सकें और एक सही और अच्छा कानून बन के सामने आवे। आप हर चीज को अपनी मनमानी तौर पर क्यों लाना चाहते हो? अगर उसमें कोई बेटरमेंट की गुंजाइश है कलेक्टिव डिस्कशन से, तो उसको विरोध क्यों समझते हैं? तो अगर मोदी जी के विरोध में होता तो ये जगदम्बा पाल जी क्यों हमारे साथ बुलवाते और फोटो खिंचवाते साहब? और हमें भी डेमोक्रेसी के अंदर अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे कि हमारे खिलाफ कोई अगर बिल आ रहा है, कोई आ रहा है, तो हम उसको शांतिपूर्वक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएं। इसमें कोई सरकार का विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। इसलिए जो इसमें जितने भी एलिगेशंस लगाए इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 सितंबर में, वो सारे के सारे एलिगेशंस झूठे और बेबुनियाद है। और क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मुकदमे वक्फ ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में और रेवेन्यू कोर्ट्स में चल रहे हैं, इसलिए और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पीसफुली। इंग्लिश वर्जन भी मौजूद। ये जो सारी चीज़ें दी है, ये मैंने एक प्रेस नोट में सारी चीज़ें डिटेल के साथ दी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। एक मिनट, आपने पानी पी लेने सोसाइटी आपकी जो संस्था है, आपने कहीं हमने यूनिवर्सिटी से एमओयू किया हुआ है शैक्षणिक योग्यता के। पहली चीज। सेकंड बात ये कि जो आपने किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाए, या आपने भी बयान दे दिया, उन्होंने भी दे दिया, अखबार में जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? तीसरी बात ये आती है कि ये जो चीजें हैं, क्या आप उसका मीडिया ट्राई कर एक एक करके आप क्वेश्चन दें ताकि मैं उसका उस एक साथ 4-5 क्वेश्चन थ्रो कर देंगे। पहले पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारी संस्था है वो वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, 600 नंबर पर वो रजिस्टर्ड है और उसकी तारीख है, उसकी रजिस्ट्रेशन आपको डॉक्यूमेंट में दिया गया है, डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 152 बीघा जमीन ओपन लैंड है, आप चाहो तो उसको विजिट कर सकते हो, दिल्ली रोड के ऊपर है वो। और फिर भी अगर उनको ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का ऑर्डर है, वॉयलेशन किया है, तो वो गवर्नमेंट की एसएलपी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाते? गवर्नमेंट की अपील है, गवर्नमेंट की अपील में स्टेटस को का ऑर्डर दिया है, उनको लिबर्टी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगावे। जिसने भी कंटेम्प्ट करी है, ही विल फेस इट्स म्यूजिक। मेरा सवाल ये था, हाँ, क्योंकि जो आप यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, सोसाइटी एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें पूरी प्रॉपर्टी आपकी सोसाइटी एक्ट के अनुसार उसमें होनी चाहिए समिति के नाम से। ऐसा है, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये हमारे वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है। सोसाइटी एक्ट में कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो सोसाइटीज एक्ट में दिए हुए हैं। अगर मान लो हमारी सोसाइटी और मैं रजिस्टर्ड नहीं कराता हूं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं सोसाइटीज एक्ट में, कि मैं मेरी सोसाइटी की तरफ से किसी के खिलाफ दावा नहीं कर सकता। तो जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के, वो उस एक्ट में ही दिए हुए हैं। करोड़ी लाल जी पे कार्रवाई करने के बारे में हम अभी विचार विमर्श करेंगे। हमारा मकसद किसी को गलत बयानी के लिए पनिशमेंट करना नहीं है, हमें हमारी साफ गोई जाहिर करनी है आपके सामने कि ये बयान गलत है और
कोर्ट डॉक्यूमेंट से ये साबित है। जरूरी नहीं कि हम उनके लिए कोई प्रोसीड ही करें। करोड़ी लाल जी हमारे लिए बहुत बाइज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने ऊंचे पद पर हैं कि अगर हमको बुला के क्लियरिफिकेशन ले लेते हैं तो हम सारी बातें उनको क्लियर कर देते हैं, और अभी भी अगर कोई मौका आएगा तो हमको क्लियरिफाई कर देंगे। हमारा कोई उनके खिलाफ कोई अदालत में जाने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन उन्होंने चूँकि इतने गंभीर इल्ज़ामात लगाए हैं तो उसका क्लियरिफिकेशन करना भी ज़रूरी है। इसलिए इल्जामात हैं वो पब्लिक डोमेन में आ गए तो सबको बताना भी जरूरी है कि सही जी, स्थिति क्या है। तो क्या सर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इल्जाम लगाए गए? ये आप उनसे उनसे करोड़ी लाल जी जवाब ये उनसे देंगे। पूछिए, उनसे पूछिए। कांग्रेस पे जो आरोप लगाया है उसका कांग्रेस प्रवक्ता जवाब देंगे। जी बस आपसे सवाल है कि आप अन्य सवाल नहीं है, हम तो उनसे चाहेंगे। आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो या तो आप उनको माफ करो या फिर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। ऐसा कोई ज़रूरी ऑप्शन नहीं है, आप जो ऑप्शन दे रहे हैं ये सही नहीं है। हम चाहेंगे कि उनसे मुलाकात हो, हम और ज़्यादा क्लियरिफाई करें उनको। वो हमारे एक माननीय मंत्री हैं, तो हम उनसे ये चाहेंगे कि उनका जहन साफ हो जाए। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं क्या कि मानहानि का मुकदमा दायर करके नहीं गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप वर्ड फीड मत कीजिए, हाँ अपने वर्ड हमारे मुंह में मत रखिए। जी 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 हम क्या करेंगे? सवाल है मेरा। जी 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 मैं आंसर कर रहा हूँ। मैं मैं आंसर कर रहा हूँ। हमने अभी कोई विचार विमर्श नहीं किया। क्या आपने उनको माफ किया ना, कोर्ट में जाएंगी। ये हम तय करेंगे बाद में, अभी हम विचार करेंगे। ठीक है जनाब, ठीक। ठीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग। कि कांग्रेस पार्टी के जो है इशारे पे आप ये सब कर रहे हैं और आपके परिवार के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे परिवार के कुछ लोग कांग्रेस के अंदर हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो उससे मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं बीजेपी वालों से भी मिलता हूँ, अपोजिशन में वालों से भी मिलता हूँ, एलाइज पार्टी के लोगों लीडरों से भी मिलता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी मिलता हूँ। तो मेरा इशू किसी पार्टी का नहीं है, मेरा इशू मेरा मजहबी इशू है। कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये राइट्स दिया है कि कोई भी कानून बने तो आप अपना सजेशन, अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। आज तक जितने भी वक्फ कानून में अमेंडमेंट हुआ, सब वक्फ के बेटरमेंट के लिए हुआ, वक्फ कानून को स्ट्रेंथ देने के लिए हुआ, वक्फ कानून को मजबूत करने के लिए हुआ। ये पहला कानून ऐसा है कि जिसमें किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी इंस्टीट्यूशन से कोई राय नहीं की। सेंट्रल काउंसिल आज बिल्कुल डेड है, उसमें कोई पदाधिकारी इस वक्त जो है वो एक्टिव नहीं है, और हमने उनसे भी कोई कंसल्ट नहीं किया गया। ये किसने ड्राफ्ट किया, कहाँ ड्राफ्ट किया, कौन सी कमेटी बैठी जिसने इसमें आपस में कंसल्टेशन किया? अचानक बिल आ गया। चलिए, अचानक बिल आ गया, आप गवर्नमेंट में हैं, आपको पूरा इख्तियार है, लेकिन कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम ये कहता है हिंदुस्तान का कि अब कभी भी कोई कानून लेकर आएँ तो आप पहले स्टेक होल्डर से राय करें, मशवरा करें। इससे पहले जितने भी अमेंडमेंट आए सब में मुसलमानों से राय ली गई और मुसलमानों ने राय दी और उनकी राय को एकोमोडेट किया गया। आज की तारीख में ये बिल जो है अचानक लेकर आ गए। चलिए, हमें उस पर एतराज़ नहीं कि आप लेकर, लेकिन हमारी बात तो सुनना पड़ेगी ना आपको। हम अपने स्टेक होल्डर ज़्यादा बेहतर समझता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। तो ये जो मामला है, इसमें जो आप पर आरोप हैं वो क्या पॉलिटिकल आरोप हैं या किस तरह के हैं? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता कि पॉलिटिकल आरोप है या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं है कि हम इस बिल के जो नुकसानात हैं और बिल की जो खराबियाँ वो उजागर करें। हमारा राइट्स हम उजागर करेंगे। हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हम एहतराम करते हैं, हिंदुस्तान के दस्तूर को हम मानते हैं, और हम अमन पसंद कौम हैं। हम किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना चाहते हैं। इस मुल्क में अमन के साथ में हम रहना चाहते हैं और रहने का सबक देते हैं लोगों को। अब ऐसी सूरत में आप मस्जिदों में बिल्डोज़र चलें, खानकाहों में बिल्डोज़र चलें, कब्रस्तानों में बिल्डोज़र चलें, ये कौन सा मुसलमान बर्दाश्त करेगा? आप ये बताइए। लेकिन वो जो आरोप लगाए गए हैं कि आपने जमीनें बेच दी हैं, उसको ये आरोप किरोड़ी लाल जी ने लगाया। ये आरोप इसलिए गलत है कि हम सबसे मिल रहे हैं।
अगर हम मुसलमानों को हम भड़का नहीं रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को इस बिल के नुकसानात से अवेयर करवा रहे हैं। और इसमें अवेयर करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आवाम को अवेयर करवा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट को भी बतला रहे हैं। देखिए, आपने ये बात कही और मैं आपको ये बात बताऊं कि जेपीसी में डेलीगेशन में मैं खुद गया था, और जेपीसी में क्या हमने पेश किया ये तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये एक तरीक़े से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जेपीसी के मेंबरों ने जो अपोजिशन में जो गवर्नमेंट में बैठे थे, उन्होंने भी ये कहा कि अब तक जितने प्रपोजल आए हैं, जितने सजेशन हैं, उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन सबसे बेस्ट है। अब बताओ, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम अच्छे सुझाव दे रहे हैं और आप ही के एमपीज और आप ही के अधिकारी उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है हम देशद्रोही थोड़ी हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि आप वक्फ बोर्ड की जमीन को निजी खातेदारों को बेच रहे हो, प्राइवेट लोगों को बेच रहे हो, ये आरोप उन्होंने ये गलत documentation है, के आरोप साथ लगाया। साबित नहीं कर सकते ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कोई भी। इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं। और हमने तो उसके अगर किसी ने कुछ किया है, पोजीशन भी लिया है, हम उसके खिलाफ एफआईआर की, एफआईआर 4 एफआईआर आपके डॉक्यूमेंट जो दिए गए उनसे मौजूद हैं। ये उसके अलावा हमने ये बात अखबारात में निकाली है कि वक्फ की 1 इंच ज़मीन बेची नहीं जा सकती, ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। लिहाजा जब वक्फ की ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता, अगर कोई भी ख़रीदेगा गलत तरीके से होगा, गलत तरीके से उसका परचेजिंग होगा, तो उसका जिम्मेदार बखुद होगा। हमने लिख दिया अखबारात में, हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, तो बीजेपी के हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। बीजेपी के इस्तीफा दे चुके सवाल उनसे पूछिए। नहीं, मैं मतलब मेरा सवाल ये था कि किसी मंत्री ने किया जा रहा है कुछ समझ अब में देखिए, आ रही है? उनका अंदर से क्या इंटेंशन है वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा ना, मैं नहीं कह सकता उनका इंटेंशन क्या। लेकिन एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, हम उनका एहतराम करते हैं। अगर वो हमको पहले बुला लेते हैं तो हम सारी चीज़ें बता रहे थे उनको, तो वो कभी इरादा ही नहीं करते इसमें जाने का। लेकिन उन्होंने किया। आज भी हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, अगर वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे, और हम ये चाहेंगे कि उनको सारी चीज़ें क्लियरिफाई कर दें। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आपके खिलाफ इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं उन्होंने, तो क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? नहीं, हमारा या कोई, अपनी ओर से उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे? हम सच्चाई बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये हमारा मुद्दा है, हम बताएंगे उनको। अच्छा है, उनका जहन साफ होगा तो वो हमारे लिए मददगार साबित होंगे ना। और एक आखिरी सवाल, ये वक्फ बोर्ड के लिए जो अमेंडमेंट लेके आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट सही बोल रही है इस इशू को लेके, जिस तरह से वोटिंग की बात इस पे लगातार आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए? देखिए, हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि ये वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। हम ये बात साफ साफ कह देने में कोई हर्ज नहीं है, और हम ये इसमें कोई इमोशनल चीज़ नहीं है। लीगली हम बतला रहे हैं आपको कि इसमें कोई भी एक भी 42 अमेंडमेंट हैं, एक भी अमेंडमेंट को हम सही नहीं समझते। अगर कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते, हम कहते हैं कि ये रख लो, ये मत रखो, तो हम तो कहते हैं कि सीधा बिल को गवर्नमेंट वापस ले ले और उस विड्रॉ कर ले, बस यही उसका सलूशन है।